पर कसम खाओ। Enjoying life और ऑप्शन क्या है? पलट नहीं, पलट नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू द बीट पीपल्स। आज हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर हार्दिक मेहता से इंटरेक्ट करने की, जिन्होंने कई फेमस मूवीज जैसे कि रूही, पताल लोग और कामयाब को भी डायरेक्ट किया हुआ है। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आप अपने आप फिल्म बना रहे होते हैं और वहाँ पे फिल्म बनती है क्योंकि आपने बहुत कुछ शूट किया होता है, बहुत अलग अलग तरीके से शूट किया होता है और बहुत बार सेट पे मतलब आपने देखा होगा 200-250 लोग होते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ केओस के बीच आप होते हैं, मतलब है ना। बट एडिटिंग एक बहुत ही मेडिटेटिव प्रोसेस मुझे लगती है, बहुत ही अच्छी, और वहाँ पे ना मैं अपनी गलतियाँ छुपा भी सकता हूँ और साथ ही साथ फिल्म को एक अच्छा शेप और स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। तो एडिटिंग मेरे लिए सबसे फेवरेट स्टेज है फिल्म मेकिंग का। What inspired you to be a filmmaker? ऑनेस्टली मुझे जब मैंने पहली बार जब वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग फिल्में देखी तो मुझे ऐसा लगा कि यार इंडिया में कितनी सारी स्टोरीज़ हैं जिनको हम सिनेमैटिकली कितने अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। और ऑफन आपने देखा होगा कि फिल्म्स ट्रैवल सो फार एंड वाइड, तो अगर आप कोई एक चीज़ जो बहुत सालों से मेहनत करके बना रहे हैं वो दुनिया के हर कोने में जा सकती है, उसको हर कोई देख सकता है और सारे लोग उसको फील और एम्पथाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके का नशा है आज समझने के लिए कि स्टोरी टेलिंग में इतना पावर है कि मतलब चाहे वो 500 साल पीछे चले जाए या 500 साल आगे चले जाएं, उसका पावर हमेशा रहेगा और आपकी फिल्म, आप रहें या ना रहें, लेकिन आपकी फिल्में रहेगी। तो ये मुझे लगता है मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी भी रही है कि मैं जहाँ बड़ौदा में पला बड़ा हूँ, फिर मैंने डेयरी फूड टेक्नोलॉजी किया हुआ है, वहाँ से फिर मैं एडवर्टाइजिंग में गया, फिर फिल्म मेकिंग में गया और फिर अलग अलग लोगों से मिला, भारत में काफ़ी घूमा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मैं स्टोरीज़ खोज ही लूँगा और उनको बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। How do you discover and support new talent? नया टैलेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज़ हाउ वी कीप एडिंग ऑथेंटिसिटी टू द स्टोरीज दैट वी वांट टू से, बिकॉज हम वही के वही चेहरों को बार बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो और वही के वही इवन बिहाइंड द सीन्स के लिए मतलब यू नो कि नए नए लोग कितना नया नया विजन लेके आ सकते हैं, मतलब। तो आई थिंक स्पॉटिंग अ न्यू टैलेंट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू trust with everything that you have been thinking in their hands also, you know, but then I think that's the fun of creating together also. maybe कभी कभार आपकी बात बन जाएगी, कभी कभार नहीं बन पाएगी, लेकिन जैसे मैंने जब फिल्म बना रहा था तो मैं गुजरात से हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सिनेमाटोग्राफर फ्रेंड उड़ीसा से आएगा और वो इतना विजुअल ऐड कर पाएगा फिल्म में, मतलब यू नो। तो आई थिंक हर तरीके से इवन जब मैं कैरेक्टर्स कास्ट करता हूँ तो जब हम एक्टर्स को देखते हैं तो उनकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी कि वो कितनी अच्छी तरह से ये कैरेक्टर को निभा पाते हैं। मतलब आप अगर पाताल लोक का एग्जांपल ले ले तो खैर उनकी कास्टिंग मैंने नहीं की है, बट द फैक्ट दैट कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जयदीप भाई जब एज हाथीराम आएंगे तो वो कितनी ऑथेंटिसिटी ऐड करेंगे और उनका खुद का एक्टिंग प्रोवेस पूरा कितना अच्छा रेंज दिख पाएगा। तो आई थिंक वो नए लोगों को कास्ट करना और नए लोगों के साथ बिहाइंड द सीन्स काम करना एक अपने आप में अपने आप को एक मतलब यू नो रिविज़न करते रहना है कि नहीं कि आप सेट लोगों के साथ सेट हो गए और अब फिर वही चीज़ें बनाते जा रहे हो। Were there any specific films or director that influenced your work? मैं क्योंकि हम सब तो इंडिया में 90s में, मतलब मैं 90s में पला बड़ा हूँ, तो हम जो फिल्में देखते थे वो पुरानी जी सिनेमा पे, स्टार गोल्ड वगैरह पे आती थी, तो हमारे वही इंस्पिरेशन थे। पर जैसे जैसे मैं मैं बड़ा हुआ और मैंने वर्ल्ड सिनेमा पे मेरा एक्सपोजर बना, तो फिर मैंने काफ़ी और फिल्म मेकर्स को भी डिस्कवर किया। लेकिन इंडिया से मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स रहे हैं दिवाकर बैनर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और सत्यजीत रे। ऑफ कोर्स जब बाद में पता चला कि उनकी सिनेमा इतनी ज़्यादा बाहर है, तो फिर जब उनको नई दृष्टि से देखना शुरू किया तो उनका तो एक गज़ब मज़ेदार वो था। ईरानियन फिल्म मेकर है अब्बास कियारोस्तामी, मेरे बहुत ही पसंदीदा फिल्म मेकर में से एक, और एमीर कुस्तुरिका करके एक बोस्नियन फिल्म मेकर हैं, तो वो भी मेरे पसंदीदा में से एक। और डेविड फिंचर तो मतलब खैर सबके फेवरेट होने ही चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अमेज़ॉन पे जो आपकी रीसेंट सीरीज़ आई है लव स्टोरी? जी,
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी तक फिल्में जो बनाई हैं, जैसे मैंने डीकपल्ड सीरीज़ बनाई है जो लव के अगेंस्ट है ऑलमोस्ट इन अ वे, और फिर जो दूसरी पाताल लोक तो जो को राइट की थी वो तो काफ़ी अपना इन्वेस्टिगेशन था, कामयाब एक बूढ़े आदमी की जर्नी थी, अहमदाबाद में फेमस एक बच्चे की जर्नी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लव स्टोरी को मैं, और मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग डॉक्यूमेंट्री से आती है वो ऑफन फिक्शन से कभी कभार हम नहीं ला पाते हैं, मतलब यू नो। तो जब धर्मा ये एक अमेज़ॉन प्राइम के साथ ये 6 स्टोरीज़ बना रहा था और उन्होंने अहमदाबाद में फेमस देखी हुई थी, द अफेयर देखी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि क्या आप एक लव स्टोरी बनाना चाहेंगे, इंडिया लव प्रोजेक्ट करके जो इंस्टाग्राम पेज है उससे इंस्पायर्ड, और आपकी चॉइस की आप स्टोरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक तो धर्मा में तो सबसे अच्छी लव स्टोरीज बनती ही हैं, तो वो एक मौका है। दूसरा, मुझे डॉक्यूमेंट्री और ऑफन डॉक्यूमेंट्री को बजट नहीं मिलते, तो इसमें हमें अमेज़ॉन बजट दे रहा था, तो हमने सोचा कि ये तो इट्स अ नो ब्रेनर, वी हैव टू से येस टू इट। और लव स्टोरियाँ उससे बनी और हम 6 फिल्म मेकर्स ने सब ने अपनी अपनी फिल्म बनाई है, सब अलग अलग तरीके की लव स्टोरीज़ हैं, और मेरी फिल्म उसमें पहला फिल्म ही है, मतलब। तो अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो ज़रूर देखें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लव स्टोरी हमें मिली थी जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये, बहुत बार ऐसा होता है ना लव स्टोरी में, हमेशा पेरेंट्स विलन होते हैं लेकिन बच्चे भी विलन हो सकते हैं कभी, मतलब। तो वो हमारी स्टोरी में हमने दर्शाने की कोशिश की है और वो बड़ी प्यारी बनी है फिल्म। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? वैसे मेरा फेवरेट जॉनर तो इमोशन एंड कॉमेडी है, बट अब मैं थोड़ा सा डार्क कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी, बट मैं कॉमेडी को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑडियंस को हंसा सकते हैं और फिर आप उनको रुला सकते हैं तो आपके पास कितना अच्छा पावर है, मतलब यू नो। तो एक बहुत फेमस कहावत भी है कि डिसआर्म योर ऑडियंस विद कॉमेडी एंड देन गिव अ पंच इन द गट। तो आई थिंक दैट इज़ अ रूल ऑफ फिल्म मेकिंग दैट आई रियली लाइक टू फॉलो। और इसको आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कैसे करते हो? जैसे मैं दूसरे जॉनर्स के साथ इसे ब्लेंड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्राइम डार्क कॉमेडी बना दूँ कि किसी से गलती हो गई है, अब इस गलती को छुपाने के लिए क्या चीज़ें वो कर रहा है, लेकिन वो डेस्परेट भी है लेकिन आपके लिए कॉमेडी भी है। एक्शन कॉमेडी, जैसे आप रश आवर वगैरह फिल्में देखें कि बहुत बड़ा एक्शन आप कर पा रहे हैं लेकिन उस एक्शन में फ़न भी हो रहा है, मतलब यू नो, कि लोग भाग रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मतलब यू नो। तो वो पूरा एक वो हाई बजट पे आप कर सकते हैं चीज़ें। सो आई थिंक मैं उनको ऐसे ब्लेंड करके कुछ एक, एंड दैट इज़ नाउ, जैसे हॉरर कॉमेडी हमने कोशिश की थी रूही के साथ, मतलब यू नो। तो कॉमेडी के साथ साथ कुछ ना कुछ आप अगर बांधते जाएंगे तो हाँ, इट विल बी इंटरेस्टिंग। और आपका जैसे अपने अभी रिसेंटली जो अमेज़ॉन पे सीरीज़ की थी आपने उसका बताया, और मतलब आप अपना स्ट्रगल बताओ, लोकल पीपल का कंटेंट लेना, हाँ, स्ट्रीट्स पे जाना। तो आई थिंक अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखेंगे तो लोग हमेशा स्ट्रीट पे उन्हें सब्जेक्ट मिले हैं एंड दे हैव बीन एबल टू चेज देम एंड यू नो दे हैव बीन एबल टू, आई थिंक कंसेंट इंडिया में जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश से आ रहे हैं जहाँ अभी भी हम कैमरा और मतलब यू नो वीडियो और फिल्म अभी भी हमारे यहाँ धीरे धीरे पक रहा है। हम वो नहीं है कि अमेरिका में 60-70s में फैमिली होम वीडियोस भी बनते थे, हमारे यहाँ तो अब ये मोबाइल के द्वारा ये शुरू हुआ है। तो बहुत बार लोग जो होते हैं वो अपनी कहानी कहने के लिए तत्पर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो कोई उनकी कहानी सुने, मतलब यू नो। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर टेकिंग कंसेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो समटाइम्स बिकम्स ईजी ऑल्सो, मतलब यू नो। तो वो कंसेंट से आपको डरना नहीं चाहिए कि यार ये मैं फिल्म बनाऊंगा और मुझे कंसेंट नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को प्योरली परस्यू करेंगे तो आपको कंसेंट ज़रूर मिलेगी। और कैन यू शेयर सम टिप्स फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो आना चाहें इस फील्ड में? हाँ, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए मेरे पास टिप ये है कि सोशल मीडिया से हट जाएं और जो आपको स्टोरी कहना है उसको आप एक मैड पैशन की तरह चेज़ करें, क्योंकि अगर ये, जैसे मैंने अभी कहा कि मीरा नायर ने कहा है कि अगर हमारी कहानी हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। तो आप जहाँ से भी आते हो, चाहे आप राजस्थान में हो, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं से भी, लेकिन आपको अपनी कहानियों को कैसे, हाउ यू वांट टू से इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिक। तो मुझे लगता है कि उसे आपको बहुत ज़्यादा पैशन से चेज़ करना चाहिए और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से हट जाएं तो बहुत अच्छी फिल्म बन पाएगी। ओके, कोई सम चैलेंजेस दैट फिल्म मेकर फेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन? चैलेंजेस तो हमेशा होते ही हैं, बिकॉज फिल्म मेकिंग कोई आसान मीडियम है ही नहीं, पर चैलेंजेस से आप सॉल्यूशंस कैसे निकालते जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ फिल्म मेकिंग को डिस्करेज करने वाले तो हमारे यहाँ बहुत मिल जाएंगे, बट जो भी चैलेंज होगा उसको आपको कभी कभार हंसते मुँह, कभी कभार
थोड़ा सा चीटिंग करके भी आपको वो चैलेंज को पार ज़रूर करना है। तो ऑफन दे से दैट कि आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट फॉर परमिशन। तो जहाँ अगर शूट करना है ना तो पहले कर लो, अगर किसी को दिक्कत हो गई तो माफ़ी मांग लेना, लेकिन अगर परमिशन मांगने जाओगे तो वैसे ही नहीं देने वाले। How do you maintain balance between your artistic vision and meeting the expectation of your audience? वो तो बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, अभी भी हम तो उसके बहुत शुरू ही हुए हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है और हमारा आर्टिस्टिक विजन क्या है। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ अगर आपको ही एंटरटेन नहीं करनी है तो वो ऑडियंस को भी एंटरटेन नहीं करेगी। तो ये आपको यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ योर सेल्फ व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी कि अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो मेरी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा, और अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो द आइडिया ऑफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी आपके खुद के अंदर होनी चाहिए, ये हमेशा रखना, और ये आपको रूटेड भी रखेगा। ये आपको कभी ऐसा हवा में नहीं उड़ने देगा कि मैं तो बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ यार, मैं बड़ी फिल्म मेकर बन गई हूँ और अब देखो मेरी कहानियाँ सब सुनेंगे। क्यों सुने भाई? तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने ऑडियंस को एंगेज करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।